वंदे मातरम छात्रों, मैं सुनील कुमार आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास लेकर के आया हूं। पहले सभी छात्रों एवं साथियों हमारे इस चैनल को हाई स्कूल स्टडी सुनील कुमार को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो ठीक लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए। आप मेरा सहयोग दें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए वीडियो भी देता रहूँगा जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर नीचे वीडियो के नीचे लिखा है सब्सक्राइब, उस सब्सक्राइब को जो लाल कलर में लिखा है उसको दबाइए और घंटी आएगी उस ऊपर वाली घंटी को भी दबाइए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों वो सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। तो हम चलते हैं, आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की क्लास लेकर के आए हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं, जो आपके 1 नंबर के विकल्प एवं अति लघु कवर करेंगे। जो हमें पाठ से महत्वपूर्ण बिंदु मिले हैं उनको हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अध्याय 1 से विकास से पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम लोगों के लिए हम लोगों ने याद किया है और इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ताकि हमें परीक्षा में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले दिया गया है अर्थव्यवस्था। ठीक, क्या दिया गया है? अर्थव्यवस्था। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जीव विज्ञान, पढ़ा है ना, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में पढ़ा कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? जीवों का। इसी प्रकार जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी लोग कैसे कमाते हैं, कैसे अपनी जीविका चलाते हैं, क्या उनके व्यवसाय हैं, ये सभी जो अध्ययन करते हैं हम लोग, ये किसके अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे इस बिंदु को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर। जो दूसरा बिंदु क्या कह रहा है? दूसरा बिंदु कह रहा है, देखिए दूसरा बिंदु पढ़ते हैं आर्थिक विकास। अभी हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था, अब पढ़ते हैं हम लोग आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। यानी आर्थिक विकास, विकास तो जानते ही हो, इसका ज़्यादा विस्तार होता है। यानी हमारी जो आर्थिक है उनका विस्तार होगा, वही कहलाएगा आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की दीर्घ अवधि में बढ़ती है। यानी आय, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है दीर्घ समय में, ठीक है, अगर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उसकी स्थिति कैसी होगी? ठीक होगी, अच्छी होगी। तो वही क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास कहलाएगा, कहलाएगा ना। जैसे अगर व्यक्ति का शरीर बढ़ता है तो उसका शारीरिक विकास होता है। इसी प्रकार अगर हमारी आर्थिक क्रिया से जो हमारी आय बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, उद्योग धंधे होंगे, वो क्या कहलाएगा? वो आर्थिक विकास कहलाएगा। 2 बिंदु हमारे पूर्ण हुए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या कहता है? तीसरा बिंदु कह रहा है लोगों या समूहों। जो हमने पाठ 1 विकास में पढ़ा है वो सभी बिंदु हमें इसमें मिल जाएंगे, जो शॉर्ट में दिए गए हैं और आपको जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन जिन लोगों ने, जो नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए सब्सक्राइब। जो लाल लिखा है नीचे सब्सक्राइब, उसको कीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो दें। ठीक, नेक्स्ट है लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य। यानी जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, समूह होते हैं, जैसे हम हैं, आप हो, ठीक है, कई लोग हैं, इन सभी की प्राथमिक इच्छा, प्राथमिक लक्ष्य यानी पहली इच्छा क्या होती है? इन सभी की पहली इच्छा होती है, हम सभी की भी इच्छा होती है अधिक आय पाना। अधिक आय यानी हम अधिक से अधिक पैसा प्राप्त हो, हमारी आय बहुत ज़्यादा बढ़े। ठीक है, ये तो सबका होता ही है कि हम अच्छा कमाएं, अच्छा पैसा प्राप्त हो।
इसके अतिरिक्त बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा, आदर भाव अन्य लक्ष्य हैं। ये सभी इच्छा होती है। बराबरी यानी हम सबकी बराबरी हो, यानी मतलब जो आगे बढ़ता है सोचते हैं कि हम उनके बराबर हो जाए। स्वतंत्रता यानी जिस प्रकार से दूसरे बच्चों को स्वतंत्रता होती है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता होती है। कई व्यक्ति होते हैं जिनको स्वतंत्रता होती है घूमने की। कुछ बच्चा क्या होता है कि वो उसे घर परिवार से स्वतंत्रता होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है हैं। और कुछ व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों, माता पिता या किसी से पूछना पड़ता है जब जा पाते हैं, तो वो जिसे पूछना होता है वो बच्चा क्या सोचता है, वो सोचता है कि हमें भी ऐसी ही स्वतंत्रता मिले जैसे ये बच्चे जाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और सुरक्षा तो अगर कोई कार्य कर रहा है कहीं, तो सुरक्षा तो सभी चाहते हैं। आदर भाव यानी सम्मान चाहते हैं, सभी चाहते हैं ना। कोई आपको गाली दे, ठीक है, बुरा भला कहे, ये तो आप चाहते नहीं हैं। हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो हमें अच्छा सम्मान दे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है छात्रों, हम क्या पढ़ रहे थे, लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य। क्वेश्चन में पूछ सकता है लोगों एवं समूहों का प्रथम लक्ष्य क्या है, तो अधिक आय पाना। और इसके साथ साथ ये भी है, विकल्प भी आ सकता है, अधिक आय पाना, और भी कोई कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि लोगों का, हम अपने ही ऊपर सब कुछ ढालें। ये कहें कि ठीक है कि हमारी प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, हमारा तो यही होता है ना कि हम अधिक से अधिक आय प्राप्त करें, अधिक से अधिक कमाएं, बराबरी मिले, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, आदर भाव मिले। ये हमारी सभी की इच्छाएं होती हैं। हाँ, तो नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं छात्रों। हमारा नेक्स्ट बिंदु क्या कर रहा है, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, आपने कई नियोजन पढ़े, हम पढ़े ना, मृदा, ठीक है, मृदा नियोजन या नियंत्रण पढ़े हैं आपने, कई नियोजन पढ़े। यानी नियोजन का मतलब सुरक्षित रखना, क्या करना, सुरक्षित रखना, उनको बचा करके रखना, ये सभी आते हैं नियोजन में। तो आर्थिक नियोजन, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। देश के साधनों का लाभ यानी कि हमारे भारत देश में बहुत से साधन हैं, है ना, हम लोगों को उनका लाभ उठा करके विकास को योजनाबद्ध तरीका से, यानी ऐसा हमें उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और साधनों को भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, यानी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा होगा, सतत पोषणीय विकास, पढ़ा ना, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास आता है परीक्षा में बार बार। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ये परीक्षा में बार बार आता है छात्रों। तो हम इसको कैसे आंसर देंगे, कैसे आंसर करेंगे इसका, कि पर्यावरण में उपस्थित संसाधनों का प्रयोग। ठीक है, मतलब हमें संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है, यही बताता है सतत पोषणीय विकास, कि हम संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करें कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए और संसाधनों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अर्थात संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। आ जाएगा, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इसी प्रकार से आर्थिक नियोजन है कि देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है छात्रों, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय या उसी को कहते हैं हम लोग औसत आय। तो इसका सूत्र क्या है, कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय वटे कुल जनसंख्या, ये है। अब प्रति व्यक्ति आय तो जानते हो, अब प्रति व्यक्ति आय को कैसे समझेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे हम देखते हैं इसमें कुल आय लिखा है, कुल आय जो कुल राष्ट्रीय आय होती है, यानी देश के प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होती है उन सभी का योग, हमारी जनसंख्या की जितनी आय है उन सभी का योग कुल आय है। यानी हमारे देश के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे सब चल रहे हैं उससे जो आय प्राप्त हो रही है देश को, और दूसरे देशों से निवेश में भी जो निवेश करने के बाद भी जो आय प्राप्त हो रही है उनके योग को क्या कहते हैं हम लोग, कुल आय। ठीक है, तो हम लोग औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, हर चीज़ होती है, औसत आय भी होती है, ठीक है, औसत आय भी होती है, औसत आयु भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन औसत
जो है कैसे निकाला जाता है। मान लीजिएगा, ठीक है, एक परिवार से लेंगे हम लोग। एक परिवार में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। एक सदस्य कमाता है 200 रुपये, एक कमाता है 300 रुपये, ठीक है ना, एक कमाता है 100 रुपये, एक कमाता है 400 रुपये। इस प्रकार से ये पांचों लोग अलग अलग रुपये कमाते हैं। ये पांचों लोग अलग अलग, और इन पांचों लोगों का टोटल होता है 1500 रुपये। कितना हुआ? 1500 रुपये। अब हम मानेंगे परिवार की जनसंख्या देखेंगे तो परिवार की जो जनसंख्या है वो कितने लोग हैं? 5 लोग। सॉरी, कितने हैं? 5 लोग हैं। ये 5 लोग कितना रुपये कमा रहे हैं? इसको हटा देंगे बिंदु को। 1500 रुपये अलग अलग कमा रहे थे। अब इस 1500 रुपये को हम जो 5 हिस्से करेंगे तो कितने कितने? 5 तिया 15, 300 रुपये इनको मिलेंगे। तो ये 300 है, ये कहलाएगा क्या? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। मतलब हमारे ऐसे ही देश में भी कई लोग हैं, कुछ अलग अलग कमाते हैं, सभी एक जैसे तो कमाते नहीं। उन सब का योग करके, ठीक है, उन सभी का योग करके जब हम इस कुल जनसंख्या से भाग देंगे, जो भी निकलेगा वही कहलाएगा हमारा औसत आय। तो समझ गए छात्रों कि 5 सदस्य थे एक परिवार में, मतलब एक देश में 5 सदस्य थे, उनकी आय कुल अलग अलग कमा रहे थे, 1500 हुए थे। तो हमने 5 से भाग दिया तो सबको कितना मिला? 300। तो वही क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। 6वां नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है? 6वां नेक्स्ट बिंदु कह रहा है छात्रों, देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। मतलब दो देशों के बीच तुलना करना है। जैसे पहला हम मानेंगे भारत, दूसरा मानेंगे अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच हमें क्या करना है? तुलना करना है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन देश समृद्ध है, कौन शक्तिशाली है। ये हमें सारी तुलनाएं करना है कि किस देश का विकास हो रहा है। तो हम किस आधार पर करेंगे? आय के आधार पर करेंगे। पहले नंबर हम आय के आधार पर करेंगे। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वही देश माना जाएगा समृद्ध। ठीक है, तो आपको विकल्प में या अति लघु में आ सकता है कि दो देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी मतलब कौन सा विशिष्ट महत्व है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? आय। ठीक है, दो देशों की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है आय। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। देखिए, इसके साथ साथ यानी पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आय, दो देशों के बीच तुलना करने का महत्वपूर्ण बिंदु। लेकिन इसके साथ साथ जब दो देशों की तुलना करने पर आय समान हो तब हम कैसे तुलना करेंगे? उसके लिए हमें नेक्स्ट बिंदु पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट बिंदु देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट बिंदु है देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ। देखिए कह रहा है ना, दो देशों के मध्य अगर हम विकास को मापते हैं तो औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आय से तो मापेंगे, अगर कभी कभी आय भी समान होती है तो क्या देखते हैं? सार्वजनिक सुविधा, यानी जिस देश में ज़्यादा अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं होगी लोगों को, वो समृद्ध माना जाएगा। जिस देश में स्वास्थ्य सेवाएं होगी वो भी समृद्ध माना जाएगा। जहाँ की जन्म मृत्यु दर, मतलब ठीक है, हिसाब से जन्म मृत्यु दर कम होगी तो इसके आधार पर भी हम लोग, ठीक है, तुलना करेंगे। जीवन प्रत्याशा और प्रदूषण मुक्त वातावरण, यानी जो देश प्रदूषण मुक्त होगा वो उससे भी हम विकसित मानेंगे, विकास मानेंगे कि वह देश विकास कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा है, सब कुछ है, प्रदूषण से लोग परेशान हैं, बीमार होते जा रहे हैं, अनेक सुविधाएं विध्वंस हो रही हैं, वहाँ के संसाधन भी नष्ट होते जा रहे हैं, तो वो विकसित नहीं माना जाएगा। तो देखिए छात्रों, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको? देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि दो देशों के मध्य विकास मापने के कौन से बिंदु हैं, या हम दो देशों के मध्य विकास को मापने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई तरह से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो छात्रों, हमें ये देखना है
कि दो देशों के मध्य विकास किस किस बिंदुओं से हम करते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बिंदु क्या है? नेक्स्ट बिंदु कह रहा है हम लोगों से प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना। यानी हम लोग औसत आय की गणना करते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, यानी एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, अमेरिका की कितनी है, रूस की कितनी है, कनाडा की कितनी है औसत आय। ठीक है, इन सब को किस में मापा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में। किस में? डॉलर में। अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, कि भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है या प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो रुपए में नहीं बताया जाएगी कि 300 रुपये या 200 रुपये। किस में बताई जाएगी? डॉलर में। देखिए, सभी देशों की जो मुद्रा होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमारे भारत की क्या है? रुपया। अमेरिका की क्या है? डॉलर। लेकिन ये जो डॉलर है ये अंतर्राष्ट्रीय में कहा जाए, यानी सभी देशों की मुद्रा कहा जाए तो क्या है? डॉलर। यानी हर देशों की जो आय मापी जाती है वो डॉलर में ही मापी जाती है, जबकि उस देश की मुद्रा में नहीं मापी जाती है जिस देश की हम गणना कर रहे हैं। किस में मापी जाएगी? डॉलर में। तो याद रखना कि प्रत्येक देश की औसत आय की गणना की जाती है किस में? अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में। विकल्प में भी आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है। तो ये विकास पाठ से हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखे हैं। आपको इन सभी को क्या कर लेना है? याद। और याद के साथ साथ क्या कर लेना है? क्या कर लेना है? लिख लेना है। क्या कर लेना है? लिख लेना है। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कोई आपके दोस्त हो, कोई विद्यार्थी हो जो नहीं पढ़ पा रहे हो इस वीडियो को, तो उनको शेयर कर दीजिए और उनसे कह दीजिए ताकि वो वीडियो को पढ़ें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो। साथ में सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। करिए। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये हमारे हो गए हैं। अब हम लोग, ठीक है, भूगोल से लेते हैं पहला पाठ, संसाधन एवं विकास। अब हम लोग संसाधन एवं विकास को भी पढ़ेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो याद करना है हमको, अति लघु में आ सकता है। तो हम लोग देखिए, हम विकल्प भी पढ़ा रहे हैं, उसमें भी कवर करा रहे हैं, योग्य रखने योग्य बातें जो ज्ञान मतलब याद करने योग्य हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप इन सभी को लिखते जाइए, याद करते जाइए। परीक्षा हमारी नज़दीकी है, बिल्कुल ही करीब है। आप बार बार पढ़ोगे, वीडियो से देखोगे तो आपको और ज़्यादा याद होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग ये बिंदु पढ़ेंगे संसाधन और विकास पाठ से। संसाधन और विकास से पहला बिंदु ये क्या है? देखिए, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से सभ्य एवं संस्कृत हो, संसाधन कहलाती है। मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया, संसाधन क्या का है, संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं? तो आप क्या करोगे? कैसे लिखोगे आंसर? प्रकृति से प्राप्त। देखिए, पहले नंबर तो हम लोग लिख देंगे, ठीक, जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहते हैं। देखिए, यानी पर्यावरण में उपस्थित वस्तुएं हैं, है ना। प्रकृति यानी पर्यावरण में उपस्थित जो वस्तुएं हैं वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जैसे टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे, ठीक है, पत्थर, ये विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग? संसाधन कहेंगे ना। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं ना, तो उसे संसाधन कहेंगे। छात्रों, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बिंदु हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है? जीव मंडल से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। क्योंकि हमने संसाधनों को पढ़ा है, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर?
उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होने के आधार पर, ठीक है, क्योंकि सभी संसाधन उत्पन्न तो होते ही हैं, होते हैं ना। तो उत्पन्न के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है 2 भागों में। नंबर 1 जैव और नंबर 2 अजैव। याद होगा ना आपको, जैव और अजैव। रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैव संसाधन यही पढ़ रहे हैं हम लोग। जैव संसाधन यानी जीव मंडल से प्राप्त, यानी जो हम जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ वो कहलाता है जीव मंडल, ठीक है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन यानी जीव मंडल में पाए जाने वाले, ठीक है, जैव संसाधन, अर्थात जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं छात्रों। अब अजैव संसाधन, जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं। कैसे? निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, वो कहलाते हैं अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन में जैसे माना जाए, आपसे कहा जाए चूहा, क्या कहा जाए? चूहा। चूहा क्या है? इसमें जीवन व्याप्त होता है। गाय, इसमें क्या होता है? जीवन व्याप्त होता है। पेड़ पौधे, इनमें क्या होता है? जीवन व्याप्त होता है। मछलियाँ, इनमें क्या है? जीवन व्याप्त हो जाता है। मनुष्य, इनमें क्या है? जीवन व्याप्त होता है। तो ये सभी आते हैं जैव मंडल में, यानी जैव संसाधन के अंतर्गत, क्योंकि इनमें जीवन व्याप्त होता है, जीव मंडल से प्राप्त। अजैव से यानी जिनमें जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे कहा जाए, ठीक है, पत्थर। पत्थर क्या है? अजैव संसाधन है। कैसा है? अजैव संसाधन। यानी लकड़ी की कुर्सी है, क्या है? अजैव संसाधन है, क्योंकि इनमें जीवन व्याप्त ही नहीं होता है, ये सांस ही नहीं लेते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। अब हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना, ये तो हम समझ चुके। जीव मंडल से प्राप्त होने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं? जैव संसाधन। आ सकता है जैव संसाधन किसे कहते हैं। अब लेकिन अजैव भी बता दिया हमने। निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त निर्मित संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव अजैव दोनों पढ़ चुके, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है? वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। आया समझ में? यानी हम अभी उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर। मतलब हम कहें अपनी भाषा में तो समाप्त होने के आधार पर, क्योंकि जो संसाधन है, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं मिलते हैं, प्राप्त ही नहीं होते हैं। जैसे कोयला है, मान लीजिए, उसको हम जला देंगे तो वो राख हो जाएगा, फिर से कोयला, उसी राख को कोयला तो बनाया नहीं जाएगा। तो ऐसे ही समाप्ता, कुछ ऐसे होते हैं उनको हम समाप्त कर देते हैं, समाप्त होने के बाद फिर से बना लेते हैं ना। तो ऐसे ही जिन्हें बना लेते हैं, ठीक है, और ना बना पाते हैं, ऐसे यानी समाप्तता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय और एक नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हो गए ना 2? किसके आधार पर? समाप्तता के आधार पर। तो देखिए, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ, अनवीकरणीय। यानी देखिए, जिनको हम प्रयोग यहाँ बता रहा है, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय। यानी जिन संसाधनों का प्रयोग करने के बाद हम भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक कुछ भी क्रियाओं से फिर से प्राप्त कर लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? नवीकरणीय। जैसे वायु, यानी वायु समाप्त हो गई, हमने प्रयोग कर लिया, फिर से वो तो बन जाएगी। जल का प्रयोग कर लिया, ठीक है, प्रयोग करने के बाद भाप बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वाष्प बनेगा, संघनन होगा, संघनन होने के बाद फिर से बारिश होगी ना, जल प्राप्त हो गया। सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया, प्रयोग कर लिया हमने, फिर सूर्य निकलेगा, होगा। यानी सूर्य के प्रकाश से हम लोग, ठीक है, जो सूर्य लाइट बनाते हैं ना, हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो बैटरी खराब होगी फेंक देंगे, फिर कल फिर चार्ज हो जाएगी ना। तो यही कहलाते हैं नवीकरणीय, नवीन फिर से प्राप्त हो जाते हैं।
ठीक है। जल से जो ऊर्जा बनाई जाती है वो भी प्राप्त हो जाती है। पवन चक्कियाँ हैं जो वायु से बनाई जाती हैं, उनसे भी दोबारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय यानी ऐसे संसाधन जिनका हम प्रयोग करने के बाद फिर नहीं बना पाते, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे कोयला है, ठीक है ना, डीजल है। इनका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो इन्हें किस में रखेंगे? अनवीकरणीय योग्य संसाधन के रूप में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं छात्रों। नेक्स्ट बिंदु क्या कर रहा है? नेक्स्ट बिंदु कह रहा है निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति संसाधन कहलाते हैं। व्यक्तिगत। ठीक है। अब हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को पढ़ेंगे। किसके आधार पर? पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, फिर समाप्यता के आधार पर पढ़ लिया। अब हम स्वामित्व मतलब स्वामी, क्योंकि कुछ वस्तुओं के स्वामी जिसकी वस्तु है खरीदे वो होगा, कुछ की वस्तुओं के स्वामी सरकार होती है ना। तो ऐसे स्वामियों के आधार पर निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन, यानी जिन संसाधनों का स्वामी निजी कोई व्यक्ति होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारी गाड़ी है, उस गाड़ी के मालिक कौन है? हम। तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन होगा। हमारा संसाधन है, व्यक्तिगत है। ऐसा संसाधन जिन पर हक सभी का होता है, ठीक है, कोई भी बैठ सकता है, जा सकता है, सभी के प्रयोग में आती हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सार्वजनिक संसाधन या सामूहिक संसाधन, ठीक है, या सामुदायिक संसाधन। तो जो जिस संसाधन का स्वामी कोई निजी व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु में क्या कर रहा है? नेक्स्ट बिंदु में वे संसाधन जिनका प्रयोग वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। समुदाय के सभी लोग, वो क्या कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानते हो? यानी जहाँ पे सरकारी अस्पतालें होती हैं, जहाँ दवाई की जाती है, सभी लोगों का हक होता है। स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं वो भी क्या है? सामुदायिक हैं, इन पर सभी का हक होता है। जो मंदिर होते हैं वो क्या होते हैं? सामुदायिक होते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सामुदायिक, यानी वे संसाधन जिनका प्रयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। समुदाय के सभी लोग, अस्पतालों का सभी करेंगे, किसी के एक के लिए तो खुली नहीं है कि वही सर एक परिवार ही दवा करवाए, बस डॉक्टर उन्हीं को करता रहे, यानी कि इनको होती है सभी लोगों के लिए। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जिनका स्वामी कोई एक ही व्यक्ति होता है नहीं जी, वो कहलाते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं हम लोग। देखिए छात्रों, इतना मेहनत से हमने PDF को बनाया है, आपको पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि अब लक्ष्य रखा है, आप लोगों की जिम्मेदारी है सब्सक्राइब बढ़ाने की। आपको ही आगे हमारे चैनल को ले जाना है, आप ही इसके जिम्मेदार, मतलब आपको एक जिम्मेदारी अपनी खुद की समझना है, मेहनत करना है, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ हमारे छात्रों ने कुछ किया है, हमारे सब्सक्राइब बढ़ाए हैं, हमें भी हौसला बढ़ेगा, हम भी पढ़ाएंगे आपको, उतना ही अच्छा पढ़ाएंगे, उतना ही मेहनत करेंगे जितना आप लोग हमारे लिए कुछ करोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। यानी जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसके अंदर अंदर जितने भी संसाधन हैं वो क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय, यानी हमारे राष्ट्र के ही कहलाएंगे ना, तो वो राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक हैं, उनको भी राष्ट्र में क्या कर लिया जाता है? शामिल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये छात्रों हम लोग पढ़ चुके हैं ना पाठ में, अब हम बिंदुओं से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है? वे संसाधन जो क्या कह रहा है? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन। यानी किसी देश के अंदर कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो देश में तो हैं लेकिन उनके प्रयोग के लिए क्या है? प्रौद्योगिकी नहीं है।
कोई ऐसी मशीनें, ऐसा कोई प्रयोग ही नहीं किया गया ताकि उनसे कुछ उपयोग हो, उन वस्तुओं का उपयोग हो, उनका प्रयोग होने लगे। ठीक है, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? संभावी। संभावना है कि इनसे कुछ बनाया जा सकता है, ये संभावना है, लेकिन बनाने के लिए क्या है? प्रौद्योगिकी नहीं है कि नहीं? मशीनें नहीं है, तो बनाया नहीं जा रहा, लेकिन संभावना है कि इनसे कुछ बनाया जा सकता है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं हम? संभावी संसाधन कहते हैं। अच्छा लग रहा हो छात्रों? शेयर एक बार और शेयर कर दीजिए, किसी को शेयर, लाइक ठोक के रहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखिए थोड़ा एक पार्ट से और लाए हैं। भूगोल के अध्याय 3 से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु फिर से लाए हैं, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इस पर भी नज़र डाल लेंगे। ठीक है छात्रों, हम लोगों को ये वीडियो पर बहुत ही कवर करना है, लगभग कुछ ही टाइम तक 1 घंटा की वीडियो तो पढ़ेंगे ही हम लोग, तो पूरा ही वीडियो पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और स्किप करके मतलब वीडियो को रोक रोक करके लिखते भी रहना है ताकि आप याद बनाएं, और इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देख लोगे ना आप, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। इस कौन से पार्ट पर? संसाधन वाले पार्ट पर, जो कि दिया गया है जल संसाधन वाला पार्ट। इस पार्ट पर भी हम लोग विचार विमर्श करते हैं। तो क्या है? विश्व में जल के आयतन का 96.5% भाग महासागरों में तथा केवल 2.5% भाग आलवड़ीय जल है। यानी हमारे विश्व में जितना जल पाया जाता है, ठीक है, उसका 96.5% भाग कहाँ है? महासागरों में। केवल 2.5% जल कैसा है? आलवड़ीय। आलवड़ीय जानते हो? आलवड़ीय मतलब मीठा पानी, पीने मतलब मीठा पानी, पीने योग्य ही नहीं, मीठा पानी कितना है? 2.5%, यानी ये खारा नहीं। बाकी जो 96.5% जल है, ये कैसा जल है? खारा जल है, यानी ये पीने योग्य जल नहीं है, समुद्रों का जल है। सोचिए कि 100 गिलास जल में से, ठीक है, मान लीजिए 100 गिलास जल में से सिर्फ 2.5 गिलास जल है मीठा, बाकी है कैसा? खारा जल। सोचिए, इस 2.5% में से भी कुछ हमें पीने योग्य है और कुछ पीने योग्य ही नहीं है। मीठा तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है, ये सोचिए। अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु याद रखेंगे, विश्व के जल के आयतन का कितना? विश्व के आयतन के जल का, जो विश्व का पूरा आयतन, पूरा जल है, ठीक है, वो कितना? 96.5% भाग महासागरों में है, केवल 2.5% ही है मीठा पानी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की अधिकतर नदियां विशेषकर सरिताएं प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। यानी हमारे भारत में जितनी भी नदियां हैं, सरिताएं हैं, बहने वाली नदियां हैं, वह नदियां ज़्यादातर कैसी हो चुकी हैं? प्रदूषण के कारण जहरीली हो चुकी हैं। मतलब जो भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इन सब में से निकाला गया जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नदियों में छोड़े जा रहे हैं, घर की नालियों से छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी नदियाँ कैसी हो गई? जहरीली। आप लोगों को पता होगा, पहले के जो व्यक्ति थे, इतना स्वच्छ पानी था नदियों का, पीने में प्रयोग करते थे, नहाते थे, हर प्रकार से जल लाते थे। लेकिन आज देखेंगे वही नदियाँ इतनी खराब हो गई हैं कि उनका पानी भी हाथ को लग जाए तब भी कैसा माना जाता है। तो सोचिए वो कितनी गंदी कर दी गई हैं, लोगों ने कितनी गंदी कर दी है इतनी स्वच्छ नदियों को। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बिंदु है वेसिन नदी। नदी वेसिन, ठीक है, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र। ठीक है, जो मुख्य नदी होती है और उसकी जो सहायक नदी होती हैं, उनसे जो क्षेत्र सींचा जाता है, सिंचाई की जाती है, उस क्षेत्र को क्या? नदी वेसिन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये एक आंदोलन है, ठीक है, जो कि ये चलाया गया था। अब किसके विरोध में चलाया गया था ये पढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, यानी जो नर्मदा नदी है, पता है ना, नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीप के पठार की नदी है,
जो कि ये कहाँ बहती है, कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है, पश्चिम। तापी नदी भी है जो कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी भी कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती हैं। ये उल्टी बहने वाली नदियां मानी जाती हैं। नर्मदा नदी पर सरोवर बांध, यानी जो नर्मदा नदी है इस पे सरोवर बांध बनाया जा रहा था। बनाने के कारण विरोध में, बनाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन क्या कहलाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी जहाँ पे ये बांध बनाया जा रहा था वहाँ के लोगों को भागना पड़ रहा था, वहाँ के जो पेड़ पौधे थे उनको भी खत्म होना तय हो गया था। इसीलिए वहाँ के लोगों ने इस आंदोलन को चलाया जिसका नाम क्या रहा, नर्मदा बचाओ आंदोलन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पालर पानी। पालर पानी राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पालर पानी कहते हैं। ठीक है, आ सकता है राजस्थान के कुल भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है, आ सकता है पालर पानी। ऐसे विकल्प आ सकते हैं 4, तो आपको याद रखना है पालर पानी किसे कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत जल, भूमिगत जल मृदा के नीचे बिछे हुए सेल, अस्तरण, छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल, यानी भूमिगत। हम लोग मेन समझेंगे हम लोग, ठीक है, अपनी भाषा में समझेंगे। भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है, भूमिगत जल। गत मतलब अंदर, गर्त जानते हैं अंदर, तो भूमि के अंदर पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है, भूमिगत। अब इसमें लिखा मृदा के नीचे बिछे हुए सेल, अस्तरण, छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल, क्योंकि भूमि के अंदर क्या है, सेल ही तो है। उन सेलों में क्या है, छिद्र तो है जहाँ से पानी निकलता है। उन्हीं जो परतें होती हैं उनमें ही तो एकत्रित है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, भूमिगत जल कहते हैं। तो हम लोग अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, भूमि के अंदर पाया जाने वाला जो जल है वो कहलाता है भूमिगत जल। नेक्स्ट बिंदु, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा मतलब बारिश होने वाला जल, संग्रहण मतलब एकत्रित करना, वर्षा का जल। ठीक है, तो वर्षा जल को गड्ढों में एकत्रित करना तथा पुनः उपयोग करना क्या कहलाता है, वर्षा जल। यानी बरसात के जल को जब हम गड्ढों में, तालाबों में, कुछ बांधों में एकत्रित करते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं छात्रों। नेक्स्ट, जल विद्युत। क्या है, जल विद्युत ऊंचे स्थानों से जलधारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत। क्या है, कभी कभी आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा जाता है कि ऊपर से, मतलब कुछ बांध ऐसे हैं जहाँ पर विद्युत बनाई जाती है, नदियाँ हैं कुछ ऐसी जहाँ पे विद्युत बनाई जाती है, तो क्या किया जाता है, जल को ऊपर से गिराया जाता है। अब ऊपर से गिराया जाता है, एक मशीन होती है जिसका नाम क्या है, टरबाइन। क्या है, टरबाइन मशीन, यानी विद्युत बनाने वाली मशीन का नाम है टरबाइन। उस जल को गिराते हैं किस पर, टरबाइन मशीन की पंखियों पर। जब वो पंखियों पर गिरता है जल, सोच क्या, पंखियों पर गिरता है जल तो वो घूमती है। अब जब घूमती है तो उससे क्या बनती है, विद्युत बनती है। अब मान लीजिएगा जैसे जनरेटर, मान लीजिएगा उदाहरण के लिए क्या मान लेंगे हम लोग, जनरेटर। जनरेटर, तो जनरेटर में जो आगे रखी जाती है लाइट बनाने वाला डायनामा होता है ना, तो वो जब कैसे बनता है, जब पहले हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, इंजन को स्टार्ट करने पर उसका पहिया है वो घूमता है, घूमता है तो वो आगे का जो डायनामा है वो क्या बनाता है, लाइट। ऐसे ही वहाँ भी डायनामा होता है, पहले पंखियों पर जल गिराया जाता है ताकि वो पंखियाँ घूमती हैं, ठीक है, जनरेटर के गोल पहिए की तरह घूमती हैं, घूमने के बाद फिर वो डायनामा भी चलता है तो लाइट बनाई जाती है। तो जल विद्युत हो गया ना छात्रों। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जल प्रपात। क्या है छात्रों, क्या है छात्रों, जल प्रपात। प्रपात तो जानते ही हैं, जल प्रपात क्या है, जल प्रपात नदी घाटी के मध्य में ऊंचे से गिरने वाला जल क्या कहलाता है, झरना, यानी उसी को जलप्रपात कहते हैं। आ गया जलप्रपात क्या है,
तो नदी या घाटियों के मध्य अब देखते हैं पहाड़ों से जो नदियां निकली रहती हैं, जब पहाड़ ऊपर हो नीचे पानी गिरे उस पहाड़ से धुआंधार बनता हुआ देखा होगा आपने कई जगह पर। पहाड़ों के ऊपर से पानी गिरता है, नीचे नदियां निकली हैं, ऊपर से नीचे गिरती हैं धुआंधार जल, तो उसी को हम लोग कहते हैं जल प्रपात। क्या कहते हैं? जल प्रपात। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बांध। क्या है? बांध। बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है, क्या कहलाता है? बांध। आप जानते हैं बहते हुए जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा होती है जो वो क्या कहलाती है? बांध कहलाती है। आमतौर पर जलाशय, झील और जल भरण बनाती है, ये करती है ना, ठीक है ना। तो यानी बांध, एक बांध को हम लोग सुना होगा आपने बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं छात्र? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय, ठीक है, परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है ना। अब मतलब बहु मतलब बहुत सी, उद्देश्य मतलब उद्देश्य से बनाई गई योजना को क्या कहेंगे हम लोग? परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना होती है ना कुछ, यानी बहुत से उद्देश्य। अब बांध के मानिए क्या है? बांध की बहुउद्देश्य, बहुत से उद्देश्यों से बांध बनाए जाते हैं, एक उद्देश्य से नहीं। देखिए पहले तो बाढ़ रोकना। क्या है? बाढ़ रोकना। नंबर 2 सिंचाई के लिए साधन। नंबर 3 जल के लिए पूर्ति। नंबर 4 बिजली बनाने के लिए, कुछ बांध ऐसे हैं जो बिजली बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया ना। मृदा कटाव को रोकने के लिए, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए, ऐसे और भी कई अनेक योजना हैं, उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, जल बांधों को बनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ तक आखिरी क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अब आगे लेकर के हम फिर से आएंगे मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इन बिंदुओं को पूर्ण रूप से याद कर लें, लिख लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।